Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with our remaining part aluminum smelting. अपन ने इसके पहले के सारे पार्ट जूम पे कर लिए थे. अभी बिकॉज अपना कुछ इशू आ रहा है तो मैं ये वाला पार्ट रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज रही हूँ. आप लोग मुझे इमीडिएटली इसके डाउट्स भेज देंगे तो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. मेटलर्जिकल मतलब जो मेटल्स पे डिपेंड करती है. तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है ना वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारी इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में. द रॉ मटेरियल यूज इन स्मेल्टर्स इज कॉल्ड बॉक्साइट. यहाँ पे जो स्मेल्टर में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है ना वो बॉक्साइट है. मतलब एल्यूमिनियम को मेल्ट करके वो पूरा एल्यूमिनियम बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बॉक्साइट है. अपन जो प्योर एल्यूमिनियम है ना उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ अपन को कुछ मिक्सचर्स करने पड़ते हैं, तो उसमें अपन बॉक्साइट मिक्स करते हैं. इट इज़ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर रॉक. ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा बल्की होता है, रेडिश कलर का रॉक होता है. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metal. ये और जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर है ना ये बॉक्साइट की बात थी. बॉक्साइट बहुत बल्की होता है, रेडिश कलर का होता है. यहाँ पे अपन अब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं. एल्यूमिनियम जो होता है ना वो बहुत लाइट होता है, वो कोरोजन से उसका रेजिस्टेंस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल है और वो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है अगर अपन इसको दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का कहाँ कहाँ काम है? एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर्स में. इट हैज़ गेन पॉपुलरिटी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक, लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री. ऐसा बोल रहे हैं आज के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्री में ये एज अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है. स्टील की जगह पे, कॉपर की जगह पे, जिंक की जगह पे, लीड की जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्री में ये यूज़ हो रहा है. ये मोस्टली जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. एक बार वापस रिवाइज करते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है. इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो है बॉक्साइट. उसके बाद ये जो बॉक्साइट है वो बहुत बल्की और रेडिश कलर का रॉक होता है. जो एल्यूमिनियम है बहुत ज़्यादा लाइट होता है, वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल है. मेलेबल मतलब जिसका अपन शेप बदल सकते हैं, जिसको अपन मोल्ड कर सकते हैं, मेलेबल मतलब वो होता है. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब दूसरे मेटल्स के साथ यूज़ करा जाता है. इसके बाद ये एज अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट भी आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है स्टील, कॉपर, जिंक की जगह पे. केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे आते हैं. केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है. ये कम से कम 3% अपनी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है. कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है केमिकल इंडस्ट्री? 3% अपनी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है. It is the third largest industry in Asia and 12th largest in the world in terms of size. ये third largest industry है एशिया में and 12th largest है पूरे वर्ल्ड में in terms of size. It comprises most लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बड़ी स्केल पे काम करने वाले लोग भी हैं, छोटी स्केल पे काम करने वाले लोग भी हैं. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री आर रैपिडली ग्रोइंग. ऐसा बोले केमिकल में दो टाइप के केमिकल्स बनते हैं. एक ऑर्गेनिक केमिकल्स बनते हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिकल बनते हैं. ऑर्गेनिक केमिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? Organic chemical includes petrochemicals used for manufacturing synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dyestuff, drugs, pharmaceuticals. ऐसा बोल रहे ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो है ना सिंथेटिक फाइबर में यूज़ होता है, जो तुम्हारे सिंथेटिक रबर में यूज़ होता है, प्लास्टिक में यूज़ होता है, डाई स्टफ में यूज़ होता है, ड्रग्स में यूज़ होता है, ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है. ये सब तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिकल्स है. ऑर्गेनिक केमिकल में क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिकल में क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स होते हैं. इनऑर्गेनिक केमिकल में क्या होता है? एसिड्स होते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, एल्कलाइज होते हैं, सोडा एशेस होते हैं और कॉस्टिक सोडा होता है, जिसके द्वारा आप लोगों के क्या क्या बनते हैं? सिंथेटिक फाइबर में भी कभी कभी यूज़ होता है. प्लास्टिक्स बनते हैं. अधेसिव मतलब जो ये होती है ना टेप्स और जो गम्स होते हैं वो सब, पेंट्स, डाई स्टफ, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट पेपर, ये सब में भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिकल यूज़ होता है. ठीक है. तो एक हो गया ऑर्गेनिक केमिकल, एक हो गया इनऑर्गेनिक केमिकल. ऑर्गेनिक केमिकल मतलब जिसमें पेट्रोकेमिकल यूज़ होते हैं. इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश एंड कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है. अब आते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ पे. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में क्या बोल रहे हैं? मेनली सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, मेनली यूरिया. ये जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है ना उसका जो पूरा बोलते हैं ना
फोकस है ना वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पे फोकस है, उसका पूरा का पूरा जो काम है उसका प्रोडक्शन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पे फोकस है। देखो क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजनस mainly concentrated around the production of nitrogenous fertilizer, phosphatic fertilizer and ammonium phosphate and complex fertilizer which is a combination of nitrogen phosphate and potash। ऐसा बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है ना उनका जो फर्टिलाइजर है तीन फर्टिलाइजर्स के आजू बाजू घूमता है, एक तो नाइट्रोजनस, एक फॉस्फेटिक एंड एक अमोनियम। ऐसा बोल रहे हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी यूज होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा वो बनाया जाता है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऐसा बोल रहे हैं इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया, यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिया में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स फॉर नाइट्रोजनस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऐसा बोल रहे हैं टोटल 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स है जो नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाती है। 29 ऐसी है जो यूरिया रिलेटेड जो फर्टिलाइजर है वो बनाती है। 9 जो है वो अमोनियम सल्फेट वाले जो फर्टिलाइजर्स है वो बनाती है। 68 स्मॉल प्रोड्यूसिंग सिंगल सुपर फॉस्फेट रिलेटेड जो फर्टिलाइजर है वो बनाती है। वापस लर्न करते हैं, 57 जो है वो नाइट्रोजनस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाती है, 29 यूरिया, 9 अमोनियम सल्फेट, 68 सिंगल सुपर फॉस्फेट। मेन स्टेट हैविंग द इंडस्ट्रीज आर, यहाँ पे जो मेन स्टेट है जो इनमें ये इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला। Other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है। वापस समझ लें क्या बोल रहे हैं भाई, इसका जो मेन प्रोडक्शन है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक, अमोनियम पे और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। इंडिया में कौन से फर्टिलाइजर्स कितने प्रोडक्शन यूनिट्स है वो बताई गई है। 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स है नाइट्रोजनस एंड नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के, 29 यूरिया के, 9 अमोनियम सल्फेट के, 68 सिंगल सुपर फॉस्फेट्स के। आगे जो ये मेन स्टेट है वो ठीक है लर्न कर लेना भाई, कौन सी गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला और कुछ और जगहों पे भी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ पे। सीमेंट कहाँ यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, घर बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, एयरवे, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। ये इंडस्ट्री को बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे ये इंडस्ट्री के अंदर लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, गिप्सम ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। ये जो तुम्हारा सीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर ये इंडस्ट्री मोस्टली है ना, इसकी जो मेन लोकेशन है ना वो गुजरात है। सबसे फर्स्ट जो सीमेंट प्लांट सेटअप किया गया था वो चेन्नई में सेटअप किया गया था 1904 में। Decontrol of price and distribution since 1989 and other policy reform led the cement industry to make rapid stride in capacity, process, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। ऐसा बोले 1989 में एक डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइस रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ निकाली गई थी और उसको किस तरह से बनाना है उस रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई थी। मतलब उसके बाद जो है ना सीमेंट इंडस्ट्री है ना बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेस कर रही है और वो है ना प्रोडक्शन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। ये दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये वाली जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर रही है और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर रही है। एक बार वापस देख लेते हैं कहाँ यूज़ होती है सीमेंट। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का भाई, बिल्डिंग का हो गया, फैक्ट्रीज का हो गया, ब्रिजेस का हो गया, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स एंड अदर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। ये इंडस्ट्री को बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल्स चाहिए जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, गिप्सम। उसके बाद ये इंडस्ट्री जो है मोस्टली गुजरात में लोकेटेड है। जो फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री है वो चेन्नई में बनाई गई थी 1904 में। ये डी कंट्रोल एंड प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद जो 1989 में कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसके बाद यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिफॉर्म आया जिस वजह से बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रो कर रही है इन कैपेसिटी, मतलब इन नंबर्स, प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज एंड प्रोडक्शन वाइज। उसके बाद आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है प्रोडक्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी। ठीक है, आते हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब कार वार, व्हीकल्स रिलेटेड जो सारी इंडस्ट्रीज है वो। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर। The industry has experienced rapid growth in last 15 years. Foreign direct investment brought in new technology and aligned
The industry with global development, the automobile industry in India, 15 manufacture of passenger cars and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles and 14 of two-wheelers and three-wheelers। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनका काम क्या है, क्विक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देना, जो गुड्स एंड सर्विसेज है या पैसेंजर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लास्ट 15 साल में इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो की है। FDI आने के बाद जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई है, तो जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो भी आज के टाइम पे यूज़ हो रही है और उसको यूज़ करके अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई है और ग्लोबल डेवलपमेंट मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच कर सके वैसी हो गई है। अपने इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कितने लोग हैं वो देखते हैं। 15 मैन्युफैक्चरर्स है जो पैसेंजर कार जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाते हैं। पैसेंजर कार्स तो तुम लोगों को पता ही है, जो कार्स है मल्टी यूटिलिटी मतलब ये बसेस और ये सब, ठीक है। 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स में जैसे बसेस आ गया तुम्हारा, ट्रेन्स आ गई, ये सब तुम्हारी ट्रेन्स नहीं सॉरी बसेस आ गया, जो ये तुम्हारी ये सारे आएगी कमर्शियल व्हीकल्स है। ट्रक्स आ गया, वो सब तुम्हारी कमर्शियल व्हीकल्स में आएगा। और 14 टू एंड थ्री व्हीलर्स, और 14 ऐसे हैं जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। ठीक है, आया समझ कि भाई पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स मतलब पैसेंजर कार्स मतलब समझते हो ना, ये सारी जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कार्स बनती है। मल्टी यूटिलिटी के अंदर मोस्टली है ना जो अलग अलग टाइप की कार्स होती है जो मल्टी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है ना, वो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में आ गया। 9 कमर्शियल व्हीकल्स मैंने बता दिया, ये जो ट्रक व्रक है, जो ये तुम लोगों को टेम्पोज और दिखते हैं वो सब तुम्हारी कमर्शियल व्हीकल्स हो गए। और जो 14 है वो क्या है, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स में आ गए, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, ट्रांजिस्टर से लेके टेलीविज़न से लेके टेलीफोन, सेलुलर फोन्स, पेजर्स, टेलीफोनिक एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स और बहुत इक्विपमेंट्स है जो ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज बनाती हैं। बैंगलोर इज़ कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो बैंगलोर में है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ और कोयम्बटूर। क्या बोल रहे हैं, जो और सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत अच्छे से बनाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, कलकत्ता, लखनऊ और कोयम्बटूर। The main IT industry concentration is at Bangalore, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Pune. Main IT industries कहाँ पे concentrated है? Bangalore, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Pune. The IT industry has employed a mass number of people. आज के टाइम पे IT industry बहुत ज़्यादा लोगों को क्या दे रही है? Employment दे रही है। The industry has been major foreign exchange earner in last 2 or 3 years because of the fast growing business process outsourcing, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के टर्म में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और ये अपनी कंट्री के लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही है बिकॉज ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता क्या है ना कि जैसे यूएस की कोई कंपनी है, यूएस की कंपनी को ऐसा लगता है यार मैं ना ये काम तो कर लूँगा पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम मुझे नहीं करना, तो वो कंपनी क्या करती है ना वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर देती है। वो बोलती है तू मेरे बिहाफ में टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करके मेरे को दे दे। तो जब कोई कंपनी अपना कोई काम किसी और से करवाती है तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी मैं मेरे वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं किसी और को बोलूँ कि यार सुन ना ये वाला पार्ट का वीडियो तू बना के मुझे दे दे और मैं मेरे बच्चों को बता दूँगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे काम को आउटसोर्स कर दिया और मैं फिर तुम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे द्वारा। तो ये क्या हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की वजह से आज के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और अपने लिए बहुत सारा क्या अर्न कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा भाई पोल्यूशन रिलेटेड। ये तुम लोगों के लिए बहुत इजी है, मैं इसको एकदम डिटेल में नहीं समझाऊंगी, एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई इंडस्ट्रीज़ की वजह से इंडिया की ग्रोथ तो हो रही है बट पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इंडस्ट्री की वजह से 4 टाइप के पोल्यूशन होते हैं, एक हो गया एयर पोल्यूशन, एक होता है वाटर पोल्यूशन, एक हो गया लैंड पोल्यूशन और एक हो गया नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब जो बिकॉज ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज की वजह से जो पोल्यूशन होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम उसकी वजह से तुम्हारा एयर पोल्यूशन होता है।
क्योंकि जो केमिकल फैक्ट्रीज़ है, पेपर फैक्ट्रीज़ है, जो ब्रिक फैक्ट्रीज़ है, रिफाइनरीज़ है, स्मेल्टिंग प्लांट्स मतलब जो बोलते हैं ना मिनरल्स को बर्न करते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने वाली फैक्ट्रीज़, ये सारी स्मॉल और बड़ी फैक्ट्रीज़ जो है ना वो बहुत बार पोल्यूशन नॉर्म को इग्नोर कर देती है। उस वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है, प्लांट को भी, बिल्डिंग्स को भी, और एटमॉस्फेयर को एज अ होल तो वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता ही है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन पे आते हैं। वाटर पोल्यूशन ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री कोई भी हो, वो कैसा भी कचरा अगर किस में डाल रही है, वाटर के अंदर डाल रही है, तो वाटर ख़राब होना ही है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोगिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। ये बोल रहे ये जो टाइप के फ्लाई ऐश जो होते हैं, फॉस्फोगिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स मतलब उसके जो कचरे वचरे हैं, जो गंदा पार्ट है, वो सारे जो है ना मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में जो पाए जाते हैं। थर्मल पॉल्यूशन, इट अकर्स व्हेन हीट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू वाटर एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग। ऐसा बोले थर्मल पॉल्यूशन कब होता है, जब आप गरम पानी बिना उसको ठंडा किए आप डायरेक्टली उसको वाटर में डिस्पोज कर देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत गंदा रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन बाहर आता है, तो वो तुम्हारा थर्मल पॉल्यूशन हुआ। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब जब इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिलेटेड काम होता है, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब अपना काम करते हैं, मशीनरीज है, फैक्ट्रीज है, उनके पास वो फैक्ट्रीज चलती है, मशीन्स चलती है, जनरेटर्स चलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ड्रिलिंग की आवाज़, तो ये ज़्यादा नॉइज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इट कॉजेज हियर इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमॉन्ग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ऐसा बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी हियरिंग कैपेसिटी को ख़राब नहीं करती, ये अपने हार्ट बीट को भी इंक्रीज़ करती है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करती है, और दूसरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है जो इसकी वजह से होते हैं। तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसका अपन को ध्यान रखना है, अपन को इसको प्रिजर्व करना है, अपन को ध्यान रखना है, अपन अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें, जो नॉर्म्स है उसको अच्छे से फुलफिल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।